Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimradin, your chemistry teacher, and today we are going to study what are mass spectrometer from chemistry book by Azim Academy. So सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है और मास स्पेक्ट्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आपको यहाँ बताती जाऊँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू और इसके चैम्बर्स जो है मुख्तलिफ वो अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है और याद भी कर लेना है। सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। उन एनालिसिस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, किसी भी चीज के आइसोटोप्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का, हम करेंगे क्या। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी टेक्निक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आप कोई भी एटम लेंगे या मॉलिक्यूल लेंगे और उस एटम और मॉलिक्यूल को आयन्स में कन्वर्ट करेंगे। अब जब आप उनको आयन्स में कन्वर्ट करते हैं, अब उनमें से कुछ आयन होंगे जिन पे +1 चार्ज होगा, कुछ आयन होंगे जिन पे +2 चार्ज होगा, कुछ ऐसे आयन होंगे जिनके ऊपर +3 चार्ज होगा। खाली चार्ज ही डिफरेंट नहीं होगा, किसी आयन का साइज छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा और किसी का और ज्यादा बड़ा होगा। तो वो जो आयन्स बने हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हमने आयन्स में कन्वर्ट किया और वो आयन जिनके मैसेज डिफरेंट थे उनको सेपरेट आउट करने के लिए एक दूसरे से जो टेक्निक यूज होती है उसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। लेकिन मास स्पेक्ट्रोमीटर के अगर ओवरऑल समरी की बात करूं तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम सबसे पहले जो भी सैंपल लेते हैं उस सैंपल को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद उन वेपर्स को आयन्स में कन्वर्ट करते हैं। आयन्स जब बन जाते हैं फिर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है ताकि उनकी स्पीड एक्सेलरेट हो जाए और उन आयन्स को सेपरेट करते हैं। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे देन उनको पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में से, जिसमें वो अपने मैसेज और चार्जेस की बेस पे सेपरेट हो जाते हैं सर्कुलर फॉर्म में। और फिर लास्ट पे एक इलेक्ट्रोमीटर होता है, वो सेपरेट होने वाले आयन्स जाके उस स्क्रीन से टकराते हैं और वो स्क्रीन रिकॉर्ड करती है कि कितने आयन्स मेरे पास आए। जितने आयन्स आएंगे वो उतना करंट जनरेट करती है और करंट का रिजल्ट एक ग्राफ की फॉर्म में शो होता है जिसको हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मास स्पेक्ट्रम हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें आप एक साइड पे उनके मास नंबर यानी कि एटॉमिक मैसेज को लेते हैं, जबकि वाई एक्सिस पे आप उनकी रिलेटिव अबंडेंस को ले रहे होते हैं। सो यहाँ तक तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन तो हो गई कि एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आयन्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो आयन्स अपने मैसेज टू चार्ज की रेशो पे की बुनियाद पे सेपरेट हो जाते हैं। ऐसी टेक्निक को हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट आए। सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो अगर मैं एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात करूं तो एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था और इसकी बेस पे आप तमाम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। यानी एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर की क्वालिटी है कि एटॉमिक मास की बेस पे चीजों को सेपरेट आउट करता है। लेकिन इसके बाद फर्दर हमारे पास एक और स्पेक्ट्रोमीटर भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर किस लिए हमने यूज किया, हालांकि हमारे पास तो एस्टन अवेलेबल था, लेकिन डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर उन सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट भी करता है जो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो पहले मास स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किए गए थे वो एप्लीकेबल तो थे लेकिन वो लिक्विड या गैसियस फेजेस के लिए थे, लेकिन जो मॉडर्न डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर आया ये सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स के लिए भी अवेलेबल था। उसके बाद आप लोगों की यहाँ तक 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो गए। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है या उसका प्रिंसिपल क्या है। आप प्रिंसिपल में क्या बताएंगे कि मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को आयन्स में कन्वर्ट करते हैं और उन आयन्स को उनके मास टू चार्ज की बुनियाद पे हम सेपरेट करते हैं, कि उसके प्रिंसिपल में लिखेंगे। सेकंड, एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है एंड द थर्ड वन, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ तक अटेम्प्ट हो जाते हैं। उसके बाद
उसकी वर्किंग पे आते हैं। सबसे पहला जो चैम्बर है हमारे पास वो है वेपराइजेशन चैम्बर। आपको कोई भी सॉलिड सब्सटेंस दे दिया जाएगा, आपने उस सॉलिड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सबसे पहले कन्वर्ट करना है वेपर्स में। तो वो चैम्बर जिसमें सॉलिड सैंपल को वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है उस चैम्बर को कहते हैं वेपराइजेशन चैम्बर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आपने सॉलिड को कन्वर्ट करना है वेपर्स में तो वेपर्स की तादाद या वेपर्स का जितना प्रेशर है वो नॉर्मली 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ टॉर तक रखा जाता है। जब आपने सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर को उस चैम्बर में कम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तादाद होगी गैसेस के मॉलिक्यूल्स की या वेपर्स की तो उनको आयोनाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वेपराइजेशन चैम्बर में वेपर्स का प्रेशर कम रखा जाता है। उसके बाद वेपराइजेशन चैम्बर से नेक्स्ट चैम्बर है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर में वो सॉलिड जिसको आपने वेपर्स में कन्वर्ट किया था उन वेपर्स के ऊपर आप फॉल करवाएंगे हाई बीम, हाई एनर्जी बीम, या आप उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं या आप उनके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फॉल करवाएंगे। जब उन वेपर्स के ऊपर हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन फॉल करवाएंगे तो वो उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, तो उस सैंपल को, उस वेपर को या तो वो कैटाइन में कन्वर्ट कर देंगे या वो एनाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास आपने क्या किया, सबसे पहले सैंपल लिया, उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया। वेपर में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवाए और वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। थर्ड चैम्बर की तरफ चलते हैं जहां आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मली हम पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, 500 से 2000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, जिसमें से होगा क्या, एक प्लेट होगी जिसके ऊपर चार्ज होगा। आपके पास पीछे आयंस मौजूद है, पॉजिटिव आयंस भी हैं, नेगेटिव आयंस भी हैं। तो वो प्लेट क्या करेगी, पॉजिटिव आयन, वो जो प्लेट है जिस पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सैंपल में मौजूद या आयोनाइजेशन चैम्बर में मौजूद तमाम आयंस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और पॉजिटिव आयंस को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ खींचेगी तो वो पॉजिटिव आयंस बड़ी तेजी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी उनकी स्पीड एक्सेलरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में से वो पॉजिटिव आयंस पास करके अगले चैम्बर में जाएंगे, जो अगला चैम्बर हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। सैंपल लिया, उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया, वेपर लिए, उनको आयंस में कन्वर्ट किया, आयंस लिए, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया और पॉजिटिव आयंस हमारे पास सेपरेट आउट हो गई। अब आपने उसको पास किया मैग्नेटिक फील्ड में से। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में से उसको पास करेंगे तो आयंस चाहे मुख्तलिफ तरह के होंगे, किसी आयन के ऊपर +1 होगा, किसी के ऊपर +2 होगा, किसी के ऊपर +3 होगा, किसी का साइज छोटा होगा, किसी का साइज बड़ा होगा, किसी का बहुत बड़ा होगा। तो वो अपने साइजेस और मैसेज और चार्ज की बेस पे, यानी मैस टू चार्ज, यानी जिनका मास बड़ा होगा, जिनका चार्ज छोटा होगा, अपने मैसेज और चार्ज के अकॉर्डिंग वो गिरेंगे और सर्कुलर फॉर्म में गिरेंगे, यानी यहाँ से स्ट्रेट आते आते वो बेंड हो जाएंगे, फिर दूसरा आता जाएगा, स्ट्रेट आता जाएगा, देन वो भी बेंड हो जाएगा। तो हमारे पास वो जो आयंस हैं वो अपने मास टू चार्ज की बेस पे डिफरेंट सर्कल्स में, पैटर्न में गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं देन आगे आता है इलेक्ट्रोमीटर। वहाँ एक स्क्रीन लगी होगी, वो आने वाले आयंस उस स्क्रीन से टकराएंगे। अगर +1 वाले 5 हैं तो वो 5 एम्पीयर फॉर एग्जांपल करंट प्रोड्यूस करेंगे, जबकि +2 वालों की अगर तादाद ज़्यादा होगी तो जब वो टकराएंगे तो वो ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमीटर, जिसको आयन कलेक्टर भी कहता है, वो उन तमाम आयंस को कलेक्ट करता जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करता जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो रिकॉर्डर सेव कर रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। उसको सामने रखते हुए एक ग्राफ बनेगा जिस पे मुख्तलिफ आइसोटॉप्स की अबंडेंस शो हुई होगी। आपकी बुक में इस एग्जाम्पल को लिया गया है, वो है नियोन। नियोन की अगर एग्जांपल देखी जाए तो उसमें 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक का मास 20 है, एक का मास 21 है, एक का मास 22 है।
अगर आप इसका एक ग्राफ बनाएं तो आपको पता चलेगा कि इसमें वो आइसोटॉप जिसका मास 20 है उसकी पीक सबसे लंबी नजर आएगी, जो ये बता रहा है कि नेचर में नियोन का वो आइसोटॉप जिसका मास 20 है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे फर्दर इसी चीज को हम देखते हैं। यहाँ एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें मास टू चार्ज का रिलेशनशिप लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। आपके पास एक इक्वेशन है m/e इज इक्वल टू h² r² डिवाइडेड बाई 2e। यहाँ m मास को शो कर रहा है, e चार्ज को शो कर रहा है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, कैपिटल H मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और R रेडियस को शो कर रहा है। कौन सा रेडियस? वो रेडियस जब आयन आए थे और वो सर्कुलर फॉर्म में फॉल हुए थे तो उन्होंने कुछ एक रेडियस बनाया होगा, वो रेडियस। अब यहाँ एक सिनेरियो लिखा हुआ है, वो कहते हैं दो टर्म्स हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट्स सपोज कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया। जितना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करूंगी रेडियस उतना इंक्रीज करेगा। और इसी तरह अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट नहीं करती, मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करती हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट करती हूँ, तब भी ऐसा ही सिनेरियो होगा। तो हमारे पास इस प्रोसीजर में आपने क्या सीखा? आपने कहा कि सैंपल लें, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करें, वेपर्स को आयंस में कन्वर्ट करें और उन आयंस को उनके मास और चार्ज की बेस पे आप सेपरेट करते हैं और रिजल्ट एक ग्राफ की फॉर्म में आता है जिसको हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी तरह आप कार्बन के आइसोटॉप्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही टेक्निक है आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए? नहीं, इसके अलावा और भी मेथड है जिनकी मदद से आप चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। उनमें आपकी बुक में एक एग्जाम्पल लिखी हुई है थर्मल डिफ्यूजन की, एक एग्जाम्पल लिखी हुई है गैसियस डिफ्यूजन की, डिस्टिलेशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की, एंड द लास्ट वन इज द लेजर सेपरेशन। आप इन टेक्निक्स को यूज करके भी आइसोटॉप्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसी के साथ एक छोटी सी टर्म आखिरी हम आज के लेक्चर के डिस्कस करेंगे, क्या डिफरेंस होता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास में और एटॉमिक मास में। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास अगर आपको कहा जाए कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन का मतलब है डेसिमल्स, तो अगर अपने एटॉमिक मास फ्रैक्शंस में कैलकुलेट करने हैं तो एटॉमिक मासेस दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। इसकी बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, एक नंबर ऑफ आइसोटॉप्स पे और दूसरा उन आइसोटॉप्स के अबंडेंस पे, जिसको जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जांपल आपके सिलेबस में डिस्कस की गई है जिसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।